दोस्तों आज का जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो आंसर है अगर आप गलत दे देते हो, अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है या आप आंसर अजम्पशन के बेसिस पे दे देते हो, सुनी सुनाई बातों के बेसिस पे दे देते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन लेने वाले हो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। आज का सवाल है कि ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, हम स्पेसिफिक बात करें, इनमें से कौन सा बेटर रिजल्ट देता है, कौन सा बेटर रिटर्न देता है। बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड को विनर बताया जाता है। बहुत सारे आपने ऐसे भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कि ETF विनर है, म्यूचुअल फंड पुराने समय की बात है, अब हमें ETF लेना चाहिए, ETF करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम डेटा लेंगे, डेटा के हिसाब से समझेंगे और हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। डेटा जो कह रहा है, पास डेटा जैसा है, उसी के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, उसके अलग अलग एस्पेक्ट को, अलग अलग पैरामीटर्स को समझेंगे और ये देखेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मुझे 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। मैं MBA फिनेंस से मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, उसके लिए मैं अथराइज्ड नहीं हूँ। मैं आपको सिंपल डेटाबेस कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करी हैं और मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और आप ये सोचिए कि आपको क्या लगता है कि ETF ज़्यादा बेटर रिटर्न देते हैं या इंडेक्स फंड ज़्यादा बेटर रिटर्न देते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडेक्स फंड ज़्यादा बेटर रिटर्न देते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इंडेक्स फंड, और अगर आपको लगता है कि ETF ज़्यादा बेटर रिटर्न देते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ETF। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे लाइक टू लाइक एनालिसिस करेंगे। जैसे ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी एक रैंडम ETF उठा लिया, कोई भी एक रैंडम इंडेक्स फंड उठा लिया और फिर उसका आपस में कंपेयर करते हैं और बोलते हैं इसमें रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, इसमें रिटर्न कम आ रहा है। फिर उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन बना लेते हैं, उसके बेसिस पे एक डिसीजन बना लेते हैं। ये ऐसा ही होगा कि जैसे आप ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर करो कि इनमें से कौन सा ज़्यादा मीठा है। जाहिर सी बात है एप्पल आपको ज़्यादा मीठा लगेगा। या आप दूसरा कंपैरिजन करो कि किस में विटामिन C ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपको दूसरा आंसर मिलेगा। हम बात करने वाले हैं सिमिलर तरीके के फंड्स लेकर उसको एनालाइज करेंगे। तो अभी एग्जांपल के लिए मैंने लाइक टू लाइक कंपैरिजन में हम लोग एक इंडेक्स पकड़ लेते हैं निफ्टी 50 और एक AMC पकड़ लेते हैं, मान लो निपॉन इंडिया हमने पकड़ लिया। अब हम लोग क्या कंपैरिजन कैसे करेंगे, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF और निपॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तभी तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पैरामीटर्स पर कौन सा ज़्यादा बेटर आता है। मैथमेटिकल जो डेटा है पुराना, वो क्या कहते हैं। मैं निपॉन इंडिया केवल एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं है। कोई भी एक फंड लेना था आपको समझाने के लिए, तो मैं एक निपॉन का फंड ले रहा हूँ। तो अब हमने 2 चीज़ें ले ली, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF और निपॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो सेम रोड, सेम तरीके की गाड़ी और सेम तरीके का इंजन, लेकिन दोनों के व्हीकल अलग अलग हैं। अब हम लोग इसको समझेंगे। रिटर्न कंपेयर करते हैं। पहले 1 साल का रिटर्न इंडेक्स फंड स्लाइटली बेटर रिजल्ट दे रहा है। रीज़न, इसमें ट्रैकिंग डिफरेंस है और मार्केट टाइमिंग नॉइज है। अगर हम 3 साल का रिटर्न कंपेयर करें इसी दोनों फंड का, आप रियल टाइम में खुद भी ओपन करके कंपेयर कर सकते हैं, तो 3 साल के रिटर्न में हमें दिखता है कि दोनों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 ETF निपॉन के दोनों सेम ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न दे रहे हैं। 0.02% के आसपास का डिफरेंस है। 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में ETF ने थोड़ा सा बेटर रिटर्न दिया है, 0.2% के आसपास पर ईयर ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिया है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सारे रिटर्न्स एक्सपेंस रेशियो एडजस्ट होने के बाद और
क्लोजिंग एनएवी या क्लोजिंग प्राइस बेसिस पर है, यानी नंबर्स आपके लिए एक्चुअल बाइंग प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये जो नंबर्स हैं ये आपके एक्चुअल बाइंग प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो आप अलग अलग वीडियोस देखते हैं ETF और इनके बारे में, कुछ चीज़ें आपको वो YouTube पे नहीं बताए जाते। कुछ चीज़ें वो टिप्स, जब आपको टिप्स दे रहे होते हैं ना किसी एक को प्रमोट करने के लिए, तो उसमें आपको रियलिटी नहीं बताते। रियलिटी ये है, ETF के रिटर्न देखते वक्त ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। जब भी कोई ETF का रिटर्न बता रहा होता है तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता। कौन कौन से ट्रांजैक्शन कॉस्ट होते हैं? इक्विटी ETF 2026 की हम बात कर रहे हैं आज की डेट की। जब आप कोई भी ETF खरीदते हो तो उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शनल चार्जेस लगते हैं? पहला चार्ज लगता है ब्रोकरेज, अगर एप्लीकेबल है। दूसरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। तीसरा सेबी टर्नओवर फी होती है। चौथा STT है। पांचवा स्टैम्प ड्यूटी है। और छठवां GST है। रिजल्ट ये होता है ETF का राउंड ट्रिप कॉस्ट, मतलब बाई करना और सेल करना, क्योंकि ETF का पर्पस यही होता है कि हम जब मार्केट हमें लगेगा अच्छा उस समय बाई करेंगे, जब मार्केट खराब लगेगा सेल करेंगे, राइट। तो ये इंडेक्स फंड का अगर आप देखोगे तो जो म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड, उसके मुकाबले ETF 3 से 4 गुना ज़्यादा उसमें चार्जेस लगते हैं। ये मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। इंडेक्स फंड के कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं? ETF के तो हमने देख लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, बट इंडेक्स फंड के कौन कौन से हैं? एक तो अगर डायरेक्ट प्लान आप लेते हो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल उसमें कोई चार्ज लगता है। कोई ब्रोकरेज फीस नहीं लगता है किसी भी म्यूचुअल फंड पे, इंडेक्स फंड पे भी नहीं लगता है। कोई एक्सचेंज फी नहीं लगने ये है। कंक्लूजन इससे हमें क्या निकलता है? 2 कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन है ETF चीपर दिखते हैं TR में, लेकिन ट्रांजैक्शनल लेवल पर महंगे होते हैं। ETF हमें सस्ते लगते हैं जब हम लोग TR देखते हैं, लेकिन जब हम उसका ट्रांजैक्शनल कॉस्ट उसमें ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो महंगे हो जाते हैं, उसका एक्सपेंस महंगा हो जाता है। ETF को बाई सेल करना महंगा हो जाता है। दूसरी बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो ज़्यादातर लोग आपको बताते सही हैं, लेकिन आधा सही बताते हैं। बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग बोलते हैं कि ETF का एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो ETF बेटर है, और ये सही भी बात है कि ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है, और जो इंडेक्स फंड का या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज़्यादातर ज़्यादा होता है सेम कैटेगरी सेम तरीके के ETF के कंपेयर में। एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी 50 ETF, इसका TR है 0.03% से 0.05%, ठीक है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का TR है 0.06% से 0.12%। इसका मतलब म्यूचुअल फंड में जो हमारा TR लग रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन ये सही बात है कि ETF में कम हो रहा है। लेकिन अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो हम लोग रिटर्न देखते हैं, क्योंकि ETF रियल टाइम पे बाई और सेल किया जाता है। जैसे मैं दिन में बैठा हुआ हूँ, मैं रियल टाइम पे बाई और सेल करूँगा, लेकिन अगर मैं इंडेक्स फंड को सेल करता हूँ या बाई करता हूँ तो मैं रियल टाइम पे मुझे नहीं मिलते, वो डे एंड के क्लोजिंग NAV पर मिलते हैं, और उसमें ये जो उसका टेयर होता है वो ऑफ होता है, मतलब एडजस्टेड होता है। अब इसको और समझते हैं प्राइस और NAV के लिए। मैंने इसलिए पूरा डेटा इसका निकाला हुआ है ताकि एग्जैक्ट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कई बार मिस हो जाते हैं, वो मैं पूरे पॉइंट्स आपको बता सकूं। सबसे बड़ा जो प्रैक्टिकल डिफरेंस है इंडेक्स फंड में, आप बाई और सेल डे एंड पे कर रहे हो, मतलब आप दिन में भी अगर खरीद लोगे या दिन में भी बाई कर लोगे तो आपको उस समय का जो प्राइस है उस पर आपको नहीं मिलेगा। शाम को जब मार्केट क्लोज होती है उसके बाद जो उसका NAV आता है उस पर आपको मिलेगा, डे एंड के NAV पे मिलता है। तो दिन भर मार्केट में क्या हुआ इस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम ETF की बात करें तो दिन भर क्या हो रहा है इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग शेयर को या स्टॉक को हम लोग बाई और सेल रियल टाइम पे करते हैं मार्केट रेट पर, या कुछ हमने लिमिट लगा दी, उस तरीके से हम ETF को भी कर सकते हैं। तो ETF का बाई और सेल तो रियल टाइम पे हो रहा है, डिमांड सप्लाई का गेम है। न्यूज कोई आ गई उस पर वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ETF के अंदर जो
इंट्राडे स्विंग होते हैं वो ETF में आपको दिखेंगे। इंट्राडे मतलब दिन भर में जो स्विंग्स आते हैं वो दिखेंगे, जबकि इंडेक्स फंड में जो इंट्राडे स्विंग्स होते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो आपको NAV पर मिलता है, डे एंड के NAV पर मिलता है। डिस्काउंट और प्रीमियम होते हैं, और INAV से डेविएशन भी होता है। जो ETF होता है उसमें INAV से डेविएशन होता है, मतलब एग्जैक्टली उतना NAV नहीं मिलता है आपको। तो एक्टिव इन्वेस्टर अगर है तो उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर पैसिव इन्वेस्टर है जो हेडक नहीं चाहता है और चाहता है कि मैं दिन भर मार्केट पे नहीं बैठ सकता, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। किसके लिए क्या, मतलब आपको ETF लेना चाहिए। अभी हमने तो क्या क्या देखा कि रिटर्न में बहुत डिफरेंस नहीं हो रहा था, एक्सपेंस रेशियो में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा था, और ट्रांजैक्शनल चार्जेस में थोड़े थोड़े डिफरेंस हो रहे थे। किसको क्या लेना चाहिए, ETF किसको लेना चाहिए और इंडेक्स फंड किसको लेना चाहिए। इसी तरीके से जब हम दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जैसे स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो हम स्मॉल कैप के ETF के साथ कंपेयर करेंगे। ऑरेंज से ऑरेंज कंपेयर करेंगे, एप्पल से एप्पल कंपेयर करेंगे। एप्पल ऑरेंज का आपस में कंपैरिजन नहीं करेंगे। ETF उनके लिए है अगर आप मार्केट को रेगुलरली ट्रैक करते हो, आपको वोलेटिलिटी जो होती है ETF की वो समझ में आती है, थोड़े थोड़े पैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब भी डिप होता है आप उसमें और ज़्यादा बाई कर सकते हो, जब भी ऊपर जा सकता है तो होल्ड कर सकते हो। आप लमसम या टैक्टिकल एक्शन आपके पास प्रिपेयर्ड है। आप एग्जीक्यूशन प्राइस का इम्पैक्ट समझते हो कि किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा टोटल आपके पोर्टफोलियो पर, ये आपको समझ में आता है, तब ETF आपके लिए बेटर है। ETF उनके लिए है, मतलब है तो पैसिव प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन होता है क्योंकि मल्टीपल, वो एक फंड ही है, राइट, बट एक्टिव एग्जीक्यूशन चाहिए। इंडेक्स फंड किसके लिए है? इंडेक्स फंड है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप SIP करना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हो, आप मार्केट नॉइस को इग्नोर करना चाहते हो, आप डेली टर्मिनल पर नहीं बैठना चाहते हो, आप डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देते हो उस पर बैठने के, टर्मिनल पर बैठकर रोजाना देखने के बजाय, और आप सिंप्लिसिटी चाहते हो, तो इंडेक्स फंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट है और ये वेल्थ क्रिएशन के लिए और पैसिव इन्वेस्टर के लिए बेटर है। अब इन दोनों से हमें फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है, पैसा कहाँ बनता है? तो ETF हमेशा ज़्यादा पैसा बनेगा ETF में, ये मिथ है। ETF में हमेशा ज़्यादा पैसा बनता है, ये मिथ है। ज़्यादातर लोग आपको बताते हैं कि सेम तरीके का ETF लोगे तो ज़्यादा पैसा बनेगा, ऐसा डेटा शो नहीं करता। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। इंडेक्स फंड हमेशा बेटर होता है, ये भी मिथ है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्स फंड ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, तो ये भी मिथ है। पैसा बनता है सही प्रोडक्ट को चूज करने से, सही इन्वेस्टर के हाथ में और सही बिहेवियर के साथ। बात यह है ETF से 2 करोड़ बन गए, कोई बोलता है ना कि ETF से 2 करोड़ बन गए, मैंने 50 गुना पैसे कर लिए और मैंने केवल 10 लाख रुपए लगाए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिल्कुल भी हाफ चीज़ है, मतलब हाफ नॉलेज आपको दी जा रही है, हाफ बात बताई जा रही है, आधी बात बताई जा रही है, पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही है। ETF चूज करना चाहिए या इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए मतलब सेम कैटेगरी में, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो, आप किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट अपना डाल सकते हो उसमें। ETF हमेशा बेटर होगा या इंडेक्स फंड हमेशा बेटर होगा, ये बिल्कुल मिथ है, गलत बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको ETF और इंडेक्स फंड के बीच में रियल डिफरेंस समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। हाँ, जब आप फाइनेंस की जर्नी में, जब आप पैसों की दौड़ में भाग रहे हो तो एक चीज़ जरूर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखना है। हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।